हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। हम एकेटीयू बीटेक के मॉडल पेपर जो कि एकेटीयू ने रिलीज़ किया था उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 25 तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में 26 से आगे के क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द फंक्शन ऑफ ए सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट। यहाँ पे है क्वेश्चन कि द फंक्शन ऑफ ए सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट, यानी सोलर कलेक्टर का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट करना है किसको? सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी रेडिएशन, ऑप्शन सी है सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी है सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी थर्मल एनर्जी। तो द फंक्शन ऑफ ए सोलर कलेक्टर इज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th। मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन जो अर्थ पे रिसीव होती है, अर्थ सरफेस पे जो रिसीव होती है वो किस रेंज में रहती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 0.2 टू 0.4 माइक्रॉन्स, ऑप्शन बी है 0.38 टू 0.78 माइक्रॉन्स, ऑप्शन सी है 0 टू 0.38 माइक्रॉन्स, ऑप्शन डी है 0.5 टू 0.8 माइक्रॉन्स। तो आपको बताना है कि सोलर रेडिएशन जो कि अर्थ सरफेस पे रिसीव होती है वो किस रेंज में लाई करती है, किस रेंज में रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 0.2 टू 0.4 माइक्रॉन्स। इस रेंज में जो है अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन रिसीव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। फॉर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, यानी सैटेलाइट जो होती है हमारे अर्थ के राउंड पे रोटेट करती है, उसकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या होती है? एक्रोजेनिक स्टोरेज होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है सोलर सेल, या ऑप्शन डी है एनी ऑफ द एबव। तो कोई सा भी है। करेक्ट ऑप्शन इज सोलर सेल। तो सोलर सेल जो है वो सैटेलाइट का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्वेश्चन 29 है। रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग मिरर जो कि यूज़ किया जाता है सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसका नाम क्या है? ए है मेंटल, बी ऑप्शन है पॉन्ड्स, सी ऑप्शन है डिफ्यूज़र और डी ऑप्शन है हेलियोस्टैट्स। तो ऑप्शन हीलियोस्टैट्स यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हेलियोस्टैट्स जो है वो रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो कि यूज्ड होता है फॉर एक्सप्लॉइटिंग सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट डज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर जनरेट्स, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग है वो क्या जनरेट करती है? ऑप्शन ए है थर्मोलाइन सर्कुलेशन, ऑप्शन बी है रेडिएशन करंट, ऑप्शन सी है कन्वेक्शन करंट एंड ऑप्शन डी है कंडक्शन करंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज कन्वेक्शन करंट। तो जो हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर वो जनरेट करती है कन्वेक्शन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मच विंड पावर डज इंडिया होल्ड, यानी कि विंड पावर इंडिया कितना होल्ड करती, कितना है इंडिया के पास विंड पावर? तो ऑप्शन है 20,000 मेगावाट, ऑप्शन बी है 12,000, ऑप्शन सी 1,40,000, ऑप्शन डी है 5,000। तो करेक्ट ऑप्शन इज 20,000 मेगावाट। इंडिया हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ 20,000 मेगावाट ऑफ विंड पावर। विंड पावर अकाउंट्स नियरली 9.87% ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, यानी कि टोटल जो पावर जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की उसका 9.87% जो है वो विंड पावर से आता है। जनरेशन ऑफ विंड पावर इन इंडिया मेनली अकाउंट फ्रॉम साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो साउथ स्टेट ऑफ इंडिया जो है साउथर्न एरिया से, वहाँ से मेनली जो है विंड पावर से एनर्जी जनरेट की जाती है। तो अभी 20,000 मेगावाट जो है पावर वो विंड पावर से जनरेट की जा रही है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 32 है। व्हाट इज द मेन सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड, यानी कि विंड को फॉर्म होने के लिए क्या मेन सोर्स है? ऑप्शन ए है अनइवन लैंड, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है वेजिटेशन, ऑप्शन डी है सीजन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी सन। विंड इज क्रिएटेड व्हेन द सन अनइवनली हीट द अर्थ सरफेस। तो जो विंड होता है वो क्रिएट कब होता है? जब सन जो है अनइवनली अर्थ सरफेस को हीट करती है। तो मेन सोर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विंड इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। विच कंट्री क्रिएटेड विंड मिल्स, यानी कि किस कंट्री ने विंड मिल्स बनाए थे? ऑप्शन ए है इजिप्ट, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है ईरान एंड ऑप्शन डी है जापान। तो ये एक तरीके से जीके का क्वेश्चन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ईरान। ईरान ने जो है विंड मिल्स जो है बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लैंड नियर द अर्थ इक्वेटर इज हीट, कि क्या होता है जब अर्थ इक्वेटर के बगल जो नज़दीक लैंड होता है वो हीट होता है? तो ऑप्शन है ऑल द ओशियन गेट्स हीटेड अप, जो भी ओशियन से वो हीट अप होते हैं। ऑप्शन भी है स्मॉल विंड करेंट्स आर फॉर्म्ड, स्मॉल विंड करेंट जो है फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ऑप्शन सी है राइज इन टाइड्स, टाइड्स आने लगते हैं। ऑप्शन डी है लार्ज एटमॉस्फेरिक विंड्स आर क्रिएटेड, हायर एटमॉस्फेरिक विंड्स के साथ वो क्रिएटेड होते हैं। तो ऑप्शन डी है लार्ज एटमॉस्फेरिक विंड्स आर क्रिएटेड व्हेन द लैंड्स नियर द अर्थ इक्वेटर इज हीटेड। द लार्ज
The large atmospheric winds that circle the earth are created because the land near the earth's equator is heated more by the sun than the land near the north and south pole. Wind energy is mainly used for generate electricity. So what happens when the land near the earth's equator is heated? Option D, large atmospheric winds are created. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी, यानी कि जो विंड एनर्जी हो किस टाइप की एनर्जी है? रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कन्वेंशनल एनर्जी है, फिर डी कॉमर्शियल एनर्जी है? तो करेक्ट आंसर ए, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट आर यूज टू टर्न विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है टरबाइन, ऑप्शन बी है जनरेटर्स, ऑप्शन सी है याव मोटर, ऑप्शन डी है ब्लेड्स। तो सभी को आंसर आना चाहिए कि ये एनर्जी, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज टरबाइन। विंड टरबाइन ब्लेड्स कैप्चर विंड एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एंड पुट इट टू वर्क टर्निंग ए ड्राइव शाफ्ट, गियर बॉक्स एंड जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टरबाइन का यूज़ किया जाता है विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इज सोलर सेल इज ए, सोलर सेल वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ऑप्शन सी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एंड ऑप्शन डी पीएन जंक्शन होता है। तो सोलर सेल क्या है? सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर पीएन जंक्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज पीएन जंक्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड एज सोलर सेल मटेरियल, यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल है जो कि सोलर सेल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता? यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड एज सोलर सेल मटेरियल, सोलर सेल के मटेरियल की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए एसआई, ऑप्शन बी जीएएस, ऑप्शन सी सीडीएस, एंड ऑप्शन डी पीबीएस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? PBS. If we use PBS as a solar cell material, then most of the solar radiation will be absorbed on the top layer of the solar cell and will not reach in the depletion zone. तो इसी के लिए, इसी वजह से जो है मटेरियल, जो PBS है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो सोलर सेल मटेरियल में। क्यों? क्योंकि द मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोडायोड एंड सोलर सेल। तो फोटोडायोड और सोलर सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए इज नो एक्सटर्नल बायस इन फोटोडायोड, ऑप्शन बी नो एक्सटर्नल बायस इन सोलर सेल, ऑप्शन सी इज लार्जर सरफेस एरिया इन फोटोडायोड, एंड ऑप्शन डी इज नो डिफरेंस, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं है फोटोडायोड और सोलर सेल में। तो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, नो एक्सटर्नल बायस इन सोलर सेल, यही डिफरेंस है फोटोडायोड और सोलर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ EH पेयर्स होल्स आर कलेक्टेड बाय। तो EH पेयर्स के कलेक्शन के समय होल्स जो क्रिएटेड होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्रंट कॉन्टैक्ट से, बाय बैक कॉन्टैक्ट, या सी साई ऑफर, या फिर डी फिंगर इलेक्ट्रोड से? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी बैक कॉन्टैक्ट से। एज द इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव, द इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड द होल्स रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट। सो ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ EH पेयर होल्स आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टैक्ट। तो बैक कॉन्टैक्ट से जो होल्स है वो कलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग रिएक्शन दैट। जो फ्यूल सेल होता है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग रिएक्शन दैट। ऑप्शन ए है एलिमिनेट्स कंबंशन ऑफ फ्यूल, ऐसा रिएक्शन जो एलिमिनेट करता है कंबंशन ऑफ फ्यूल। जो ऑप्शन बी है रिक्वायर्स कंबंशन ऑफ फ्यूल, ऐसा रिएक्शन जो कि रिक्वायर कंबंशन ऑफ फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी रिक्वायर्स नो इग्निशन ऑफ फ्यूल, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इग्निशन ऑफ फ्यूल नहीं चाहिए। एंड ऑप्शन डी इज फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड, फ्यूल इज नॉट रिक्वायर्ड, कि फ्यूल चाहिए ही नहीं। तो फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सेल, यानी कि फ्यूल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है किस रिएक्शन से, किस टाइप की रिएक्शन से? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, एलिमिनेट्स कंबंशन ऑफ फ्यूल। ऐसे रिएक्शन जो कि कंबंशन एलिमिनेट करते हैं कंबंशन ऑफ फ्यूल को, उसी को हम क्या कहते हैं? वही जो है यूज़ किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज नॉट लिमिटेड बाई। जो फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड नहीं होती नीचे दिए गए ऑप्शन से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ऑप्शन डी है ऑल थ्री लॉज आर एप्लीकेबल। तो सो फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज नॉन लिमिटेड बाय, तो किस लॉ से जो लिमिटेड नहीं होती फ्यूल सेल की परफॉर्मेंस? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्यूल सेल परफॉर्मेंस इज नॉट लिमिटेड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर विच ऑफ दीज डिवाइसेज डज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। फॉर विच ऑफ दीज डिवाइसेज, नीचे कुछ डिवाइसेज के नाम है, तो आपको बताना है कि फॉर विच ऑफ दीज डिवाइसेज डज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर,
डज ए नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज कैरियर है वो फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो क्या ये एमएचडी जनरेटर में होता है, या फिर थर्मियोनिक जनरेटर में होता है, या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है, या फिर फ्यूल सेल में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में जो है नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्लो करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 44 है, द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ए फ्यूल सेल इज नॉट डिटरमाइंड बाई। जो फ्यूल सेल है उसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन नहीं होता है किससे? ऑप्शन ए फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी मटेरियल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड, और या ऑप्शन डी कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंटेनर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें आपको बताना है कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए फ्यूल सेल इज नॉट डिटरमाइंड बाई? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंटेनर। इससे जो है फ्यूल सेल के रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता है। कैटालिटिक इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ दीज गैसेज और लिक्विड्स आर नॉट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल? विच ऑफ दीज गैसेज जो नीचे दिए गए हैं गैसेज या लिक्विड्स से, उनमें से कौन सा यूज नहीं होता एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल? ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी C2H2, ऑप्शन सी C6H6 एंड ऑप्शन डी C2H5OH। तो करेक्ट ऑप्शन है C2H5OH। ये ऐसा है जो कि एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल नहीं यूज होता है, नॉट यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड? विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड, यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी इनमें से। A good electrical conductor, B highly resistant to corrosive environment, C should perform charge separation and D take part in chemical reaction। तो करेक्ट ऑप्शन है D, take part in chemical reaction। ये जो है प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रोड्स की। क्वेश्चन नंबर 47 है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, यानी किस प्रोसेस को हम, कोई प्रोसेस है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है बाय यूटिलाइजिंग हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, या फिर वेव एनर्जी? तो करेक्ट ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी। हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस, जब उसको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। 48 क्वेश्चन नंबर है, हाउ मच इज द एवरेज टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस? हाउ मच द एवरेज टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर की डेप्थ पे कितना टेम्परेचर होता है? 200 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 200 डिग्री सेल्सियस। 10 किलोमीटर अर्थ सरफेस के डेप्थ में एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज हॉट मोल्टेन रॉक कॉल्ड? यानी हॉट मोल्टेन रॉक जो होता है उसको क्या कहते हैं? लावा, मैग्मा, इग्नियस रॉक, या फिर वोल्केनो? जो हॉट मोल्टेन रॉक होता है तो क्या कहते हैं उसको? मैग्मा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 50, हाउ मेनी काइंड ऑफ जियोथर्मल स्टीम्स आर देयर? यानी कि कितने तरीके के जियोथर्मल स्टीम्स हैं यहाँ पे? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 4 है 4, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। तो कितने काइंड के जियोथर्मल स्टीम्स होते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। There are two kind of geothermal steams. The one that originates from the magma is called magmatic steam, and that from groundwater heated by magma is called meteoritic steam। तो magmatic steam और meteoritic steam दो टाइप के geothermal steams होते हैं। The correct option will be 2 geothermal steam, two type of geothermal steams, magmatic steam and meteoritic steam। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के 20 क्वेश्चन जो AKTU मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उसके हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।